गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम लोग एक काम करते हैं, एस ब्लॉक की जो बुकलेट है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 के साथ। आप लोगों ने जितने भी डाउट्स बताए थे वो सारे के सारे डाउट्स मैंने लिख लिए हैं एक एक करके। अब इन सबको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 के अंदर तुम्हारे पास सबसे पहले पार्ट 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Li प्लस आयंस हैज द लीस्ट मोबिलिटी अमंग एल्कली मेटल्स Y। क्या बोल रहा है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके अंदर एज Li जो प्लस है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसकी मोबिलिटी सबसे कम होती है। ऐसा क्यों? तो बेटा देखो क्या बताया था हम लोगों ने जब पढ़ते वक्त, क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर एल्कली मेटल्स के आयंस के अंदर सबसे छोटा साइज किसका होता है, Li प्लस का। बराबर है कि नहीं? Li प्लस का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो तुम्हारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा। बराबर है कि नहीं? सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। बराबर है कि नहीं? क्या तुम्हारे पास Li प्लस की साइज सबसे छोटी है तो इसको सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे तो इसका जो हाइड्रेटेड साइज है, मतलब जब H2O मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लिए उसके बाद जो इसका हाइड्रेटेड साइज है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बराबर है कि नहीं? अगर हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा है तो तुम्हारे पास अगर किसी का साइज ज्यादा है तो उसका मूव करने का टेंडेंसी उतना कम हो जाएगा। इसलिए Li प्लस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होती है अमंग एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो Li प्लस की सबसे कम होती है। तो ये था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हेन एन एल्कली मेटल डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। किसी एल्कली मेटल्स को हमने किस में डिजोल्व किया, लिक्विड अमोनिया के अंदर। मान लेते हैं ये तुम्हारे पास कौन है, एल्कली मेटल। ठीक है, द सॉल्यूशन एक्वायर्स डिफरेंट कलर्स, एक्सप्लेन दिस रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ कलर चेंज। बेटा याद करो, सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एल्कली मेटल्स हैं और जो तुम्हारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो एल्कली मेटल्स है वो क्या करते हैं, तुम्हारे लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व होते हैं। बराबर है कि नहीं? और हमको कैसा कलर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देखने को मिलता है। याद करो मैंने क्या बताया था, M प्लस, M क्या है, कोई एल्कली मेटल, X प्लस वाई लिक्विड अमोनिया, NH3 लिक्विड। तो क्या था, MnH3 तुम्हारे पास X और Y तुम्हारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। याद है कि नहीं कुछ, YnH3 क्या था तुम्हारे पास, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से तुमको यहां पर कैसा कलर देखने को मिला था, तुमको ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देखने को मिला था। बराबर है कि नहीं? अच्छा, यहां पर ये जो फ्री जो सॉल्वेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आयनिक कंडक्टिविटी भी होती है। ये जो सॉल्यूशन होता है तुम्हारे पास वो कैसा होता है, कंडक्टिव इन नेचर। क्यों? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड अमोनिया के अंदर जो रिएक्शंस थी सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, उसके अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसको खोल कर देखना। देन हम लोगों ने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अब जब हम लोग इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग इस मेटल की कंसेंट्रेशन को रेगुलरली इंक्रीज करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, तुम्हारे पास यहाँ पर हमारे को जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, तुम्हारे पास आपस में डाइमराइज कर जाते हैं, क्लस्टर्स ऑफ मेटल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, क्लस्टर्स ऑफ मेटल, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो पहले से कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। और जो सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का होता है, ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। तो यही चीज पूछा है इस क्वेश्चन में, यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि जब एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हमको अलग अलग कलर सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों, तुम्हारे पास जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो तुम्हारे पास कैसा कलर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम मेटल की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दें
जो तुम्हारे पास यहाँ पर ये जो मेटल है इसकी कंसेंट्रेशन अगर हम रेगुलरली इंक्रीज करेंगे तो कैसा कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, क्लस्टर्स ऑफ मेटल तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये था सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड नॉट बाय केमिकल मेथड। सोडियम को हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से प्रिपेयर करते हैं, तो जबकि केमिकल मेथड से प्रिपेयर नहीं करते। बेटा ये काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास देखो जो सोडियम होता है, क्या जो सोडियम होता है वो कहाँ पर होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो तुम्हारे पास उसके अंदर ऊपर में होता है, बराबर है कि नहीं, हाइड्रोजन के ऊपर में होता है सोडियम। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये तुम्हारे इसको हम लोग किससे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से। ये क्या है, कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास जो सोडियम है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बराबर है कि नहीं, इसलिए। और जो ज्यादातर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, मेटलर्जी के अंदर भी हमने पढ़ा था, उन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बराबर है कि नहीं। मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, जो हाईली जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, तुम्हारे पास मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब मेटल्स को हम किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से या फिर रिफाइनिंग से। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे पास देखो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से सोडियम को प्रिपेयर करते हैं, जबकि केमिकल मेथड से प्रिपेयर नहीं करते। बेसिकली मेटलर्जी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या फिर उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, समझे क्या। तो कारण क्या है, क्योंकि जो सोडियम है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। काफी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। देन नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, बेरिलियम क्लोराइड फ्यूम्स इन एयर, वाई। बेटा बेरिलियम क्लोराइड जो है बोल रहा है फ्यूम्स इन एयर, मतलब BeCl2, एयर मतलब तुम्हारे पास वाटर। ठीक है, उसके उसकी हमको फ्यूम्स देखने को मिलती है, यही बोला है ना। ऐसा क्यों, देखिए एयर के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो BeCl2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है बेटा, देखो बेरिलियम क्लोराइड है, ये कैसा कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस। तो पॉजिटिव के साथ क्या दोगे, OH, नेगेटिव के साथ H+। बेरिलियम है, बेरिलियम के ऊपर क्या है 2+, तो इसके साथ क्या दोगे, OH-। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस, साथ में HCl। कितने HCl, 2 HCl। मैं रिएक्शन को अभी बैलेंस नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब देखो ये जो तुम्हारे पास है ये क्या बनेगा, 2 HCl बना। अब ये जो है तुम्हारे पास HCl की हमको यहाँ पर व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगी, समझ में आएगा नहीं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जो BeCl2 है उसको हम लोग एयर के अंदर, एयर में क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट होगा, बराबर है कि नहीं, तो तुम्हारे पास उसके साथ प्रेजेंस में क्या करता है, ये अपना हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को रिलीज करता है, और HCl की जो व्हाइट फ्यूम्स होती हैं वही हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड बाय हीटिंग। क्या बोल रहा है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या है बेटा, Mgcl2.6H2O। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड, तो इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो H2 है इसको रिमूव कर रहे हैं। तो H को जैसे ही रिमूव करोगे तो क्या बनेगा बेटा, तुम क्या बनाना चाहोगे, Mgcl2+6H2O, बराबर है कि नहीं। बोल रहा है इसको हीट करने पे तुम्हारे को ये देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं है। ऐसा क्यों, तो याद करो हमने एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है AlCl3, अभी कुछ दिन पहले ही एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी, बराबर है कि नहीं। तो AlCl3 जो .6H2 है ये क्या था, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इससे हम लोग को अगर हमको एनहाइड्रस AlCl3 बनाना था तो उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे थे, बराबर है कि नहीं, क्या उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि डायरेक्टली जब हीट करेंगे तो AlCl3 भी क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है,
तुम्हारे पास इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा, हाइड्रोलाइज कर जाएगा AlOH होल थ्राइस में, बराबर है कि नहीं। और वो फर्दर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 के अंदर, बराबर है। ऐसे ही तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रेटेड AlCl3 को एनहाइड्रस बनाने के लिए ड्राई HCl गैस का यूज करते हैं, बराबर है कि नहीं। तब हमको एनहाइड्रस AlCl3 देखने को मिलता है। और ये मैंने उस वक्त बताया था AlCl3 के टाइम पर कि इसको बेटा हम FeCl3 आयरन का जो क्लोराइड होता है .6H2O इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और MgCl2 मैग्नीशियम के लिए उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि MgCl2.6H2O को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमको डायरेक्टली एनहाइड्रस, क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास वाटर रिमूव करना मतलब एनहाइड्रस MgCl2 नहीं ऑब्टेन होगा, नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जब डायरेक्टली इसको हीट करोगे तो ये भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसकी तरह ये भी क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर जाएगा। तो क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, बराबर है कि नहीं। और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास MgO के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या, तुम्हारा रीजन क्या है इसका, ये तीनों के तीनों एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड सोल्ट हो, मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड सोल्ट हो, और आयरन Fe का +3 में FeCl3 का हाइड्रेटेड सोल्ट हो। इन तीनों को हम डायरेक्टली हीट करके डिहाइड्रेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे कोवेलेंट, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इन नेचर होते हैं, और तुरंत हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, ठीक है। यही रीजन था। अभी हमने जब एलम्स पढ़े थे, एलम से जस्ट पहले इसके बारे में मैंने बताया था, और उसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि MgCl2 और FeCl3.6H2O के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1, द हाइड्रोक्साइड्स and carbonates of sodium and potassium are easily soluble while the corresponding salts of, आसान है। क्या बोल रहा है कि जो सोडियम और जो तुम्हारे पास और कौन है, पोटेशियम, सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या है NaOH, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH, जबकि इनके कार्बोनेट्स क्या होंगे Na2CO3 और इसका कार्बोनेट K2CO3, ये क्या है, आर इजीली सोल्यूबल वाइल द कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड, जबकि तुम्हारे पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कौन होगा MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का CaOH होल ट्वाइस, ये तुम्हारे, जबकि ऐसे इसके कार्बोनेट्स भी MgCO3 और CaCO3, बोल रहा है कि इनके जो तुम्हारे हाइड्रोक्साइड्स और जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स और जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। एक तो तुम ये भी बोल सकते हो, देखो यहां पर मैग्नीशियम 2 इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो तुम्हारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इनके अंदर ज्यादा, तुम्हारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो सोल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बराबर है कि नहीं। फैजान्स रूल से देख सकते हो, या फिर इसको दूसरे तरीके से सुनना चाहो तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, कि इनके अंदर जो हाइड्रेशन एनर्जी है, दो फैक्टर बताए थे मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्या दो फैक्टर होते हैं सोल्युबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास, एक हाइड्रेशन एनर्जी का, दूसरा लेटिस एनर्जी का, ठीक है। और जब हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी के ऊपर डोमिनेट करती है तो हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड सोल्यूबल होता है, बराबर है कि नहीं। और अगर लेटिस एनर्जी थोड़ी सी तुम्हारे पास डोमिनेट करती है तो उसको हम बोल देते हैं वो स्पेरिंगली इनसोल्यूबल है, या फिर तुम्हारे पास इनसोल्यूबल कंपाउंड है। अब यहां पर क्या है, सोडियम और पोटेशियम के लिए तुम्हारे पास इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेटिस एनर्जी के ऊपर डोमिनेट करती है, जबकि इनके केस में तुम्हारा लेटिस एनर्जी जो है वो किसके ऊपर, हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डोमिनेट करती है, ठीक है। तो यही रीजन था। काफी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको बार बार नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स में काफी कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, LiF इज लीस्ट सोल्यूबल अमंग द फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, बिल्कुल है। एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स कौन कौन से हैं, LiF, NaF, KF, RbF, CSF, बराबर है कि नहीं। क्या बोल रहा है कि जो LiF है वो तुम्हारे पास लीस्ट सोल्यूबल है, बिल्कुल सही है।
भाई डाउन याद करो, यहाँ पर तुम्हारे पास फेजांस रूल लगाना है, कुछ नहीं करना, फेजांस रूल लगाओ। क्या फ्लोराइड तुम्हारे पास जो अनायन है वो क्या है, सेम है। जो चेंज हो रहा है वो कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है वो कौन हो रहा है, तुम्हारे पास कैटायन, बराबर है कि नहीं। अब कैटायन का साइज मैंने बताया था, जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा, सोल्युबिलिटी उसमें आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास Li नीचे की तरफ जाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो LiF क्या है, लीस्ट सोल्यूबल अमंग फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ का नहीं है, ये फेजांस रूल केमिकल बॉन्डिंग का है, पहचान नहीं पाए तुम लोग। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है लगभग। वाई LiF इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर whereas LiCl is soluble not only in water but also in acetone। बिल्कुल सेम जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर भी है, LiF और LiCl के अंदर। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है, बराबर है कि नहीं। और तुम्हारे पास ये लो, तो तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि LiF जो है तुम्हारा, ये क्या होता है LiF, ये तुम्हारा प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन कैरेक्टर होता है। LiF क्या है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। LiCl क्या है बेटा, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इस बार क्या है, कैटायन सेम है, जो डिफरेंस हुआ वो किस में हुआ, एनायन में। एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, LiF में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो LiF तुम्हारे पास क्या है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, LiCl क्या है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, बराबर है कि नहीं। अब लाइक डिजोल्व्स लाइक का वही कंसेप्ट लगाना है, क्या नॉट सोल्यूबल नॉट ओनली इन वाटर, LiCl वाटर में तो सोल्यूबल हो गई तुम्हारे पास, इसके अलावा बोल रहा है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, ये भी क्या है, पोलर सोवलेंट है, पोलर सोलवेंट है। H2O भी क्या है, पोलर सोलवेंट है। लाइक डिजोल्व्स लाइक का कंसेप्ट है, बराबर है कि नहीं। पोलर लाइक जो मतलब पोलर सब्सटेंस दूसरे पोलर सब्सटेंस को डिजोल्व करता है, तो H2O और एसीटोन दोनों ही क्या है, पोलर सब्सटेंस है। तो दोनों क्या करेंगे, LiCl को आराम से डिजोल्व कर लेंगे। दोनों ये कोवेलेंट कंपाउंड भी है और ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन का। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, LiI इज मोर सोल्यूबल देन Ki। वही रीजन है सेम टू सेम। देखो LiI और LiI बोल रहा है लिथियम आयोडाइड इज मोर सोल्यूबल देन Ki। यहां पर इज मोर सोल्यूबल देन Ki इन इथेनॉल। क्या दिक्कत होगी इसमें, इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब C2H5OH। इथेनॉल क्या है, C2H5OH। कैसा कंपाउंड है ये बेटा इथेनॉल, ये पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब यहां पर LiI और Ki में भी क्या है, ये तो I माइनस है, दोनों में सेम है। Li प्लस और K प्लस, छोटा साइज किसका है, Li प्लस का, मतलब यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। लाइक डिजोल्व्स लाइक, LiI तुम्हारे पास इथेनॉल में ज्यादा सोल्यूबल और Ki कम सोल्यूबल, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल से सिमिलर है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज BeCl2 प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट। कैसे हम BeCl2 को बेटा प्रिपेयर करते हैं, तो बेटा बेरिलियम क्लोराइड का प्रिपरेशन याद करो, कहां पे बताया था मैंने, ये चीज हमने मेटलर्जी के अंदर तो नहीं पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था BeCl2 का। तो तुम्हारे पास देखो बेटा BeCl2 को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर हम BeCl2 प्लस कार्बन, बराबर है कि नहीं, और सॉरी BeCl2 को तो प्रिपेयर करना है ना, तो बेरिलियम का अगर हम रिएक्शन करवाएं, बेरिलियम ही है ना, हाँ पूछा क्या है, BeCl2 प्रिपेयर्ड। तो बेटा बेरिलियम का ऑक्साइड को अगर हम, ये 2 से 3 अलग अलग तरीके हैं इसके प्रिपेयर करने के। एक तो बेरिलियम ऑक्साइड को तुम कार्बन प्लस Cl2 से रिएक्शन करवा दो, तो क्या बनेगा, देखो बेरिलियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन, तो कार्बन रिडक्शन, बेरिलियम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, बेरिलियम में, और
कार्बन, और यहाँ पर फिर जो बेरिलियम है वो Cl2 के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, BeCl2, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो इसका प्रिपरेशन का ये तरीका है, या फिर तुम डायरेक्टली क्या करो बेटा, बेरिलियम का रिएक्शन करवा दो किसके साथ, हैलोजन के साथ, BeCl2 के साथ, तो बन जाएगा BeCl2। ठीक है। अब गैसियस स्टेट और इसने बोला है सॉलिड स्टेट में, तो याद करो मैंने बताया था ये गैसियस स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अपने डाइमेरिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि बेटा BeCl2 का यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एक हाइपोवेलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, एक हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेगा, तुम्हारे पास दो BeCl2 मिल करके डाइमराइज करते हैं और क्या बनाएंगे, BeCl, ये Cl, ये बेरिलियम, फिर ये Cl और ये Cl। इसके पास क्या है बेटा, बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और यहां से भी क्लोरीन भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। और कैसा बॉन्ड बनता है ये, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बराबर है कि नहीं। ये क्या है, BeCl2 इन गैसियस स्टेट, डायमेरिक फॉर्म के अंदर। अगर यही सॉलिड स्टेट में हुआ तो ये मैंने बताया है ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त, BeCl2 सॉलिड वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब कई BeCl2 यूनिट्स आपस में सॉलिड फॉर्म के अंदर ऐसे लंबी लगातार चलती जाएंगी। ये लीजिए, बराबर है कि नहीं, ऐसे लंबी तुम्हारे को यूनिट्स देखने को मिलेंगी। तो ये है तुम्हारे पास BeCl2 सॉलिड, किस फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर। BeCl2 फॉर्म जो सॉलिड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर, जबकि BeCl2 जो गैसियस होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए। चलिए कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, the crystalline salts of alkaline earth metals contain higher molecules of water of crystallization than the corresponding salts of alkali metals। ऐसा क्यों बेटा, क्या बोला है, जो क्रिस्टलाइन जो सॉल्ट्स होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू तुम्हारे एल्कली मेटल्स के। क्यों, क्योंकि तुम्हारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है उनके ऊपर, ज्यादा होती है, +2 चार्ज होता है, हाँ है ना। और जबकि एल्कली मेटल्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होती है। जो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स को अपने चारों तरफ सराउंड करते हैं, बराबर है कि अट्रैक्ट करके रखते हैं, समझे क्या। इसलिए उनके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि एल्कली मेटल्स का कम होता है। तो ये था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। चलिए आगे बात करें। तो ये था पार्ट 1 हो गया एक्सरसाइज 1 का। चलिए पार्ट 2 में बात करते हैं। पार्ट 2 सेक्शन ए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एल्कली मेटल्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एल्कली मेटल्स का। सबसे पहला पॉइंट, पहला ए ऑप्शन क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या एल्कली मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फ्री, तुम्हारे पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो बड़े आसानी से लूज करते हैं, और उनके तुम्हारे पास आयनाइज, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल्कुल सही है। हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इनका ऑक्सीडाइज करने का जो टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। जैसे सोडियम है तो तुम्हारा तुरंत किस में कन्वर्ट होना जाएगा, Na+ के अंदर, क्योंकि इनके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, वो उसको तुरंत लूज कर देते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड ऑप्शन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, क्यों, याद करो प्रॉपर्टीज के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, उसमें मैंने बताया था
कि ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टर होते हैं, इनमें मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट होते हैं, इवन इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको एक चाकू से भी काट सकते हैं। याद है कि नहीं, बताए थे। चलिए आगे, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल सही है, लिक्विड अमोनिया के अंदर ये डिजोल्व होते हैं और अपना तुम्हारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। और जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, वो किसकी वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जिसके अंदर हम लोग जब मेटल का कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन फेड हो जाता है और किस में कन्वर्ट होता है, ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एल्कली मेटल्स का, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेटेलिक लस्टर एग्जिबिटेड बाय सोडियम इज एक्सप्लेन्ड बाय, मेटेलिक लस्टर जो होता है सोडियम के अंदर वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है कि नहीं। तुम्हारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बड़ी आसानी से तुम्हारे मूव कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। इसकी वजह से क्या होते हैं उनके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। जो मेटेलिक लस्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दीज फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एंड हाईली कंडक्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये अब देखो, मतलब अगर तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस डाउट आ रहे हैं, मतलब सही में पढ़ा नहीं है। क्या है ये, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, जो सोडियम का सॉल्यूशन है लिक्विड अमोनिया में, एल्कली मेटल्स का जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया में, वो क्या होता है, कंडक्टिंग इन नेचर होता है, और वो और रिड्यूस स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होता है। वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट लिखवाए हुए हैं ये डायरेक्टली मैंने, इसलिए बोला था ज्यादा नहीं, नोट्स भी अगर पढ़ लोगे अच्छे से तरीके से तो भी तुम्हारा काफी भला हो जाएगा। 99.999999 तुम्हारे घर तक 9 उतने क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ए फायरवर्क गिव्स ब्राइट क्रिम्सन लाइट, इट प्रोबेबली कंटेन्स ए सॉल्ट ऑफ, बाय ब्राइट क्या बोला है, क्रिम्सन लाइट। ओके, तो तुम्हारे पास फ्लेम टेस्ट, बेसिकली फ्लेम टेस्ट का ही क्वेश्चन है, क्रिम्सन लाइट, तो क्रिम्सन कलर हमको किसका देखने को मिलता है, वो लिथियम का। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसमें आंसर लिथियम आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है कैल्शियम, उसका आंसर क्या आएगा, वो फ्लेम टेस्ट में कैसा कलर देखने को मिलता है, ब्रिक रेड। ऑप्शन बी है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का हमको फ्लेम टेस्ट में कैसा कलर देखने को मिलता है, डार्क रेड। देन है तुम्हारे पास बेरियम, बेटा बेरियम का हम जब फ्लेम टेस्ट करते हैं तो कैसा कलर हमको देखने को मिलता है, एप्पल ग्रीन, बराबर है कि नहीं। फिर है मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम तो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, बराबर है कि नहीं, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते, तो यहां पर इसका आंसर आएगा लिथियम। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ई ऑप्शन लिथियम कर लो। चलिए ये था सेक्शन ए, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज्ड इन डाउन्स प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग सोडियम मेटल। क्या बताया था, ये मेटलर्जी के अंदर हमने डिस्कस किया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम के अंदर डाउन्स प्रोसेस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, और उसके अंदर हम लोग किसका सॉल्यूशन डालते हैं, NaCl प्लस CaCl2, इनका जो सॉल्यूशन है उसको ऑब्टेन डालते हैं, साथ में पोटेशियम फ्लोराइड भी बोल सकते हो, बराबर है कि नहीं, क्या यही है डाउन्स प्रोसेस। हाँ, तो तुम्हारे पास NaCl प्लस CaCl2 का सॉल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं डाउन्स प्रोसेस के अंदर। क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने लिखवाया हुआ है मेटलर्जी के अंदर। कारण क्या है इसको यूज करने का, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उसका फ्यूजन टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए, और दूसरा मैंने रीजन बताया था वो क्या, टू डिक्रीज फ्यूजन टेम्परेचर। ये दो रीजंस मैंने लिखवाए थे। तो NaCl प्लस CaCl2 साथ में तुम्हारा Kf, इसको भी हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज कर लेते हैं। मेनली तो तुम्हारे पास NaCl प्लस CaCl2 का इसका ज्यादा कंसेंट्रेशन रहता है, तो इन दोनों के सॉल्यूशंस, इनका ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं डाउन्स प्रोसेस के अंदर, और
यूज करने का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, ये ध्यान में रखना। यहां पर तो केवल इसने ये पूछा है कि किसको यूज करते हैं, अब ये भी ध्यान में रखना कि इसका पर्पज क्या होता है। पर्पज क्या था, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, और फ्यूजन टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम लोगों ने इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए मेटल एम रेडिली, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन जो है वो क्या है, तुम्हारे पास बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ए मेटल एम रेडिली फॉर्म्स, एक मेटल है एम, ये बोल रहा है कि बड़े आसानी से क्या बनाता है, वाटर सोल्यूबल सल्फेट बनाता है। सल्फेट मतलब MsO4, इसने बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि जो सल्फेट बनाता है वो किस टाइप का, MsO4, और ये कैसा सल्फेट है, वाटर सोल्यूबल। कैसा सल्फेट है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोक्साइड जो बनाता है वो कैसा हाइड्रोक्साइड बनाता है, MOH होल ट्वाइस, और जो ऑक्साइड बनाता है वो कैसा बनाता है, MO, और ये क्या है, बोल रहा है इनसोल्यूबल है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, और ये जो हाइड्रोक्साइड और जो ऑक्साइड है ये क्या है, NaOH के अंदर सॉल्यूबल है। NaOH में क्या है, सॉल्यूबल है। बताइए M क्या है। अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शंस में जाएं उससे पहले ये देख करके तो समझ में आता है कि बेटा MsO4 इसका सल्फेट है, MOH होल ट्वाइस इसका हाइड्रोक्साइड, MO ऑक्साइड। इसका मतलब पक्का M का जो वैलेंसी है वो कितना है, 2, और M मेटल है तो ये पक्का एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में होगा। बराबर है कि नहीं। अच्छा, अगर गलती से ऑप्शन में कोई एल्कली मेटल्स होता तो वो तुम्हारे सबसे पहले रिमूव होता। समझ में आएगा नहीं, तो एल्कली मेटल्स अगर ऑप्शन में होता तो यहां से देख करके जिन ऑप्शंस में एल्कली मेटल्स प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे ऐसे ही हट गए। अब देखते हैं, बोल रहा है MsO4, MOH होल ट्वाइस और MO। ठीक है, ये सॉल्यूबल है, ये दोनों इनसॉल्यूबल है। ओके, फिर आगे देखो, इसने यहां से हमको हिंट नहीं पता चला, यहां से हमको हिंट नहीं लग रहा, लेकिन जो आगे इसने स्टेटमेंट लिख करके दिया है NaOH, बोल रहा है कि NaOH के अंदर सॉल्यूबल है। इसका मतलब यहां पर जो NaOH होता है, NaOH कैसा है बेटा, बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है। तो वो तुम्हारे पास सॉल्यूबल है, जो तुम्हारे इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड अगर वाटर इसमें NaOH में सॉल्यूबल है, इसका मतलब जो तुम्हारे पास उसका हाइड्रोक्साइड और जो ऑक्साइड है वो कैसा कैरेक्टर शो कर सकता है, तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है। बराबर है कि नहीं। और तुम्हारे पास जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनमें कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होता है जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है। बताया था मैंने, बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो मतलब जो पक्का यहां पर M है वो कौन है, बेरिलियम। पक्का कौन है, बेरिलियम। समझे कि नहीं, कैसे पता चला, शुरुआती जो स्टेटमेंट थे उनसे हमको कोई हिंट नहीं लगा इस क्वेश्चन का। जो हिंट लगा है वो कहां से लगा, NaOH से। क्या बोला है क्वेश्चन में कि NaOH के अंदर सॉल्यूबल है, इसका मतलब NaOH क्या है, खुद एक बेस है। तो जो सामने वाला यहां पर हाइड्रोक्साइड और जो ऑक्साइड है वो क्या, वो तुम्हारे पास अगर एसिडिक होंगे तो उसके अंदर वाटर सॉल्यूबल, एक एसिड एक बेस है ना। एसिड बेस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्यूबल इन वाटर। तो हमने क्या कर दिया यहां पर, और ऐसा कौन है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में केवल बेरिलियम के लिए हाइड्रोक्साइड्स और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन was heated to redness in an atmosphere of nitrogen। बेटा मैग्नीशियम को बहुत हाई टेम्परेचर तक हमने हीट किया, बहुत हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा अपना नाइट्राइड। क्या बनाएगा अपना नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, नाइट्राइड इसका यही बनेगा। ठीक है, एंड ऑन कूलिंग एंड वाटर वाज एडेड। फिर इसको कूल किया हमने, और जब वाटर ऐड करेंगे, क्या जब वाटर ऐड करेंगे तो बोल रहा है कि कौन सा गैस रिमूव होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा। ठीक है, देखते हैं।
ये तो समझ में आया कि मैग्नीशियम इसका नाइट्राइड बनाएगा। कैसे बनाएगा? इसका वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, Mg3N2, ये कंपाउंड बना। अब देखिए, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2 ऐड किया, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस। मैग्नीशियम पे क्या है बेटा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे क्या है? नेगेटिव। बराबर है कि नहीं? एक नाइट्रोजन पे 3-। तो यहां पर मैग्नीशियम को क्या दोगे? हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, मैग्नीशियम को क्या दोगे? पॉजिटिव वालों के साथ OH-। तो यहां पर MgOH होल ट्वाइस। साथ में नाइट्रोजन को क्या दोगे? हाइड्रोजन, तो NH3। तो कौन सा गैस रिलीज हुआ? एमोनिया गैस, NH3 गैस रिलीज हुआ। समझ में आएगा नहीं? MgOH होल ट्वाइस के साथ कौन सा रिलीज हुआ? NH3। समझे क्या? आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बस। क्या कि मैग्नीशियम को शुरुआत में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? मैग्नीशियम नाइट्राइड बना। यही बनेगा। बताया था मैंने कि तुम्हारे पास एयर के अंदर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो अपने नाइट्राइड्स और ऑक्साइड्स दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि लिथियम जो होता है, जबकि अल्कली मेटल्स के अंदर केवल लिथियम है जो अपना नाइट्राइड भी बनाता है और ऑक्साइड भी बनाता है, जबकि बाकी एल्कली मेटल्स अपने नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। नोट्स में लिखवाया है बाकायदा। ठीक है, चलिए, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि बताने वाला है नहीं क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट का पूछा है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये फेजांस रूल्स हैं, क्या करो? फेजांस रूल अप्लाई करो। ठीक है, क्या करोगे? फेजांस रूल को अप्लाई करो। केमिकल बॉन्डिंग में बताया है मैंने, ये क्लास का एग्जांपल है केमिकल बॉन्डिंग का, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फेजांस रूल अप्लाई करो। ठीक है, ये बताया था, देखो सब में क्या है? कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। पोलराइजेशन से क्वेश्चन करना है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन C3, वो क्या है? विच सोल्ट ऑन हीटिंग डज नॉट गिव ब्राउन कलर्ड गैस। कौन सा तुम्हारे पास सोल्ट, यहां पर 4 सोल्ट दिए हैं, LiNO3, और कौन सा सोल्ट है? KNO3, PbNO3 होल ट्वाइस एंड AgNO3। ये तुम्हारे पास है। कौन सा ब्राउन कलर का गैस नहीं रिलीज करेगा ऑन हीटिंग? यही बोला है क्वेश्चन के अंदर। बराबर है कि नहीं? ओके, याद करो अब इनके हीटिंग इफेक्ट। नाइट्रेट्स के हीटिंग इफेक्ट मैंने बताए थे। क्या? एल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट्स होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं Li को, तो इसको जब हीट करेंगे तो क्या करेगा? अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। किससे में? Li2O में, साथ में NO2, साथ में ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लेना, बराबर है कि नहीं? और ये जो NO2 गैस होता है, ये कैसे कलर का गैस होता है? ब्राउन कलर्ड, रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। ये कैसा गैस है? ब्राउन कलर्ड गैस। बराबर है। फिर PbNO3, इसके भी नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? इसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2। तो यहां पर भी ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी। AgNO3, इसको भी हीट करोगे तो क्या बनेगा? इसका ऑक्साइड Ag2O प्लस NO2। और अगर फर्दर हीटिंग करोगे तो Ag2O भी टूट जाता है। याद करो एलिंगम डायग्राम से, इसका ये तुम्हारे पास काफी कम स्टेबल होता है, तो तुरंत टूट जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 O2 में। तो ये तुम्हारे पास और आगे फर्दर किसमें कन्वर्ट हो सकता है? Ag प्लस हाफ O2 प्लस NO2 में। अब जो हीटिंग इफेक्ट है KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का, ये हमने देखा था, ये इसकी 2 कंडीशंस थी। वो कौन कौन सी कंडीशन थी? एक था जब इसको हम 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, और एक था हमारे पास जब 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको हीट करते हैं। जब हम लोग इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। बराबर है कि नहीं? और साथ में जो भी बनता रहे। और तुम्हारे पास जब 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं तो क्या बनता है? उसका ऑक्साइड K2O प्लस नाइट्रोजन गैस। समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर
KNO3 को जब हम हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का गैस रिलीज नहीं होता। समझ में आएगा नहीं, ये भी नोट्स में लिखवाया है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स जो था उसमें देखो KNO3 जो है तुम्हारे पास, वो उसको जब हम हीट करते हैं तो अलग अलग कंडीशंस थी। एक था 600 डिग्री सेल्सियस, एक था 800 डिग्री सेल्सियस। जब 600 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, ITE, पोटेशियम नाइट्राइट। और यहां पे ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। या और जबकि यहां पर जब 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, चलिए ये था C3, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए C5 पे आते हैं। विच डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा कौन सा क्वेश्चन है, C5। ओके, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। देखो चार ऑप्शन दिए हैं, NaHCO3, कौन कौन से, NaHSO3 और LiHCO3, CaCO3। तो याद करो फेजांस रूल के टाइम पे भी मैंने बताया था, क्या जो बड़ी साइज का एनायन होता है उसको कौन स्टेबलाइज करता है, बड़ी साइज का कैटायन। क्या जो बड़ी साइज का जो एनायन होता है उसको कौन स्टेबलाइज करता है, बड़ी साइज का कैटायन, बराबर है कि नहीं। तो अगर कैटायन छोटी साइज का होगा तो वो तुम्हारे पास कम स्टेबल होगा, तो तुम्हारे सॉल्यूशन में वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर देखो LiHCO3 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल किस में एग्जिस्ट करता है, ये सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आएगा नहीं। तो ये ध्यान में रखना, जो LiHCO3 होता है वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, केवल सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आएगा नहीं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C5 के बाद C10। ओके, द प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग आयोडीन एंड कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH, बराबर है कि नहीं। अब यहां पर क्या है, आयोडीन, यही बोला है आयोडीन, I2 का रिएक्शन किसके साथ, तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड NaOH, इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो याद करो कितना मैंने बताया था, NaOH के साथ रिएक्शन में चिल्ला चिल्ला करके मैंने बताई थी। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन था, सल्फर के साथ रिएक्शन था, फोस्फोरस के साथ रिएक्शन था, बराबर है कि नहीं। याद करो मैंने एक ऐसे टेबल बनवा के लिखवाई थी, फोस्फोरस का, सल्फर का और हेलोजेंस के साथ। फोस्फोरस के अंदर हमको कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, तुम्हारे पास -3 की और +1, -3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर, तुम्हारा PH3 और NaH2PO2, बराबर है कि नहीं। यहां पर भी -3 और +1 के कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हेलोजेंस, बराबर है कि नहीं। नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, उसमें मैंने पढ़ाई थी नॉन मेटल्स की रिएक्शन NaOH के साथ। फिर जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो -2 और किसमें +2, इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। -2 वाला कौन सा कंपाउंड होता है, उनके सल्फाइड, जैसे कि मान लीजिए Na2S, बराबर है कि नहीं। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन सा कंपाउंड होता है, Na2S2O3, बराबर है कि नहीं, थायोसल्फेट। देन हेलोजन, हेलोजेंस के साथ, अब हेलोजेंस में हमारे पास दो कंडीशंस थी, एक था कोल्ड NaOH के साथ और एक था डाइल्यूट NaOH के साथ और एक था कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ हमको कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली थी, -1 एंड +1, और कंसंट्रेटेड के साथ हमको ये +5 भी देखने को मिला था, बराबर है कि नहीं। तो ये तुम्हारे पास -1 में मतलब Na, और +5 का NaIO3, ये लो, ये मैंने ऐसे लिखवाए थे NaX + Na
XO3, बराबर है कि नहीं। ये था कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ। अगर यही होता डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाता, चेंज हो जाता। प्रोडक्ट क्या बनता, -1 का, मतलब NaI बनता, साथ में Na तुम्हारा IO, इन दोनों का फॉर्मेशन होता। तो आई थिंक ये ऑप्शन भी दिया ही होगा कहीं ना कहीं। देखो ऑप्शन ए सबसे पहले डाइल्यूट NaOH वाला ही दिया है, बराबर है कि नहीं। तो बच्चा कंफ्यूजन में आकर के तुरंत ऑप्शन ए भी टिक कर सकता है अगर सिचुएशन याद नहीं रही तो ध्यान में रखना है इसको। NaOH की रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स, मैंने बोला था याद करना है इस चीज को, बार बार देखो वही सब चीजें लैंग्वेज की फॉर्म में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द कंपाउंड दैट गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट कोल्ड एसिड, डाइल्यूट कोल्ड एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये बात पूछी है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2। तो H2O2 कहां से बनेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट हो, बराबर है कि नहीं। अब याद करो तुम्हारे पास PbO2, PbO2 में जो यहां पर Pb होता है वो किस में होता है, +4 में, और O2 के ऊपर क्या होता है तुम्हारा, ये जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड होता है, समझे कि नहीं। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो O2 4- आएगा, ये समझे कि नहीं। ये क्या है, ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड से हमको क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मिलेगा। H2O2 कहां से मिलेगा, जहां पर पहले पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर Na2O2, Na2O2 में क्या है, Na के ऊपर 2Na+ है और साथ में O2 क्या है 2-, ये क्या है देखो पेरोक्साइड लिंकेज है, एक ऑक्सीजन पे -1। फिर MnO2, MnO2 में भी ये भी क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ये भी क्या है ऑक्साइड है। फिर SnO2 ये भी क्या है ऑक्साइड है। तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहां से आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहां से आएगा, जहां पर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, और वो किस में है यहां पर Na2O2 में। तो Na2O2 इज तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं सेक्शन डी में, काफी आसान है, कोई बात नहीं, एक बार इन क्वेश्चंस को फिर से करने की कोशिश करना और बस नोट्स को रिवाइज करते जाओ। नोट्स साथ में लेकर के बैठोगे, नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं अटकेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद बस नोट्स पढ़ते जाओ, और जो चीज लगे भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको लगे कि भाई हाँ ये चीज नहीं लिखा है नोट्स में, उसको नोट कॉपी में ऊपर हेडर में कहीं लिख लो साइड में शॉर्ट फॉर्म में, समझे कि नहीं, ताकि कल को तुमको बार बार ये चीजें रिवाइज ना करनी पड़े, समझे क्या। नोट्स के अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए ऑलरेडी, हालांकि 99.99% चीजें ऑलरेडी हैं। चलिए चलिए सेक्शन डी में आते हैं, D3, BeF2 is soluble in water whereas the fluoride of other alkaline earth metals are insoluble। जो बेरिलियम फ्लोराइड है वो क्या है, soluble in water है, और जबकि बाकी के जो फ्लोराइड्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल हैं। तो इसका रीजन क्या है, दो फैक्टर्स होते हैं, क्या सोल्युबिलिटी में दो फैक्टर्स थे, लेटिस तुम्हारा एक था लेटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी के ऊपर डोमिनेट करती है तो वो कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। जबकि जब लेटिस एनर्जी डोमिनेट करता है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर तो वो कंपाउंड क्या होता है, वाटर इनसोल्युबल या फिर स्पेरिंगली तुम्हारे सोल्यूबल, बहुत ही कम सोल्यूबल, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या बोला है कि जो बेरिलियम फ्लोराइड है BeF2 वो क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में सोल्यूबल है, जबकि बाकी के जो फ्लोराइड्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल। तो इसका रीजन क्या है कि BeF2 के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करता है किसके ऊपर, लेटिस एनर्जी के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम सल्फेट बोले तो बेटा फॉर्मूला Na2SO4। क्वेश्चन में क्या बोला इसने, सोडियम सल्फेट जो है वो सोल्यूबल है वाटर में, जबकि बेरियम सल्फेट बेटा BaSO4 बोल रहा है कि ये तुम्हारा सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर, और ये बोल रहा है कि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है,
मतलब कम सोल्यूबल है, समझ में आएगा नहीं, कुछ पार्ट इसका सोल्यूबल हो रहा है स्पेरिंगली, ये क्या है स्पेरिंगली सोल्यूबल है। क्यों, फिर से सोल्यूबिलिटी का वही दो रीजन है, क्या Na2SO4 सोल्यूबल है, इसका मतलब इसका हाइड्रेशन एनर्जी इसकी लेटिस एनर्जी के ऊपर डोमिनेट कर रही है, और BaSO4 अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल है इसका मतलब इसका लेटिस एनर्जी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। अगर कम सोल्यूबल है इसका मतलब लेटिस एनर्जी डोमिनेट कर रहा है हाइड्रेशन एनर्जी पे, और ये ज्यादा सोल्यूबल है इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रहा है लेटिस एनर्जी पे। सेम, बस इनमें से ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लो, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स द वन विच हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ KSP। बेटा KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो जितना कम सॉल्युबल होगा, क्या, जो जितना कम सॉल्युबल होगा उसका KSP का वैल्यू उतना कम देखने को मिलेगा, और जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका KSP का वैल्यू उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसने बेसिकली पूछा क्या है, लोवेस्ट वैल्यू KSP का मतलब सबसे कम सॉल्युबल कौन है। तो अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। अब हाइड्रोक्साइड्स हैं, क्या है, अब हाइड्रोक्साइड्स हैं किसके, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के। तो ये चीज फैजान्स रूल में बताई थी, क्या, कि जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जो सल्फेट्स होते हैं, जो कार्बोनेट्स होते हैं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज करती है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि OH भी किस में आता है, याद करो, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, फिर तुम्हारा क्लोरेट्स, बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे किस में आते हैं, बड़ी साइज के एनायंस में, मतलब यहां पर बड़ी साइज का कैटायन इनको स्टेबलाइज करता है। तो इनके केस में नीचे की तरफ जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करता है, लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज करता है, बराबर है कि नहीं। तो सबसे, इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, सबसे कम सॉल्युबल कौन है, तो तुम्हारे पास सबसे जो ऊपर में आएगा वो क्या है, तुम्हारा सबसे कम सॉल्युबल। तो ऐसा कौन है यहां पर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, BeOH होल ट्वाइस, ऑप्शन डी। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ए कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग। एक कंपाउंड है एक्स, उसको जब हमने हीट किया तो बोल रहा है कि गिव्स ए कलरलेस गैस। यहां पर इसने क्या किया, एक कलरलेस गैस को रिलीज किया, ठीक है। तो यहां पर जो हमको यहां पे जो रेसिड्यू मिला, यहां पर कुछ तो मिला होगा, ये जो रेसिड्यू मिला इसको हमने क्या किया, हमने वाटर में जब डिजोल्व किया तो क्या बना बेटा, क्या बना, वाई बना। क्वेश्चन जो लैंग्वेज है उसको लिखो ध्यान से, जो एक्स कंपाउंड है उसको जब हमने हीट किया तो क्या बना, एक तुम्हारे पास कलरलेस गैस रिलीज हुआ, साथ में रेसिड्यू बना, और तुम्हारे पास उसको जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बना, एक कंपाउंड बना वाई, ठीक है। और जब हमने एक्सेस CO2 इज बबल्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई, ये जो वाई है इसका एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब H2O के थ्रू, इसका एक्वस सॉल्यूशन H2O के थ्रू जब हमने CO2 एक्सेस CO2 पास की तो क्या बना, जेड का फॉर्मेशन हुआ। और फिर ये जो जेड है वो तुम्हारे पास जब इसको थोड़ी देर के लिए हमने रखा तो ये किस में फिर से कन्वर्ट हो गया, एक्स के अंदर, और बोला है पहचानो एक्स कौन है, आइडेंटिफाई क्या करना है, एक्स आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर जेई में पूछे जाते हैं और काफी आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देखो कलरलेस गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शंस जो दिए हैं वो क्या है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, CaCO3, Na2CO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड K2CO3। जो चार ऑप्शंस है वो क्या है, CaCO3, Na2CO3, CaHCO3 होल ट्वाइस और K2CO3, बराबर है कि नहीं। अब देखो ध्यान से ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। यहां पर इसको हीट कर रहे हैं तो कलरलेस गैस रिलीज हो रहा है। इन सबको देख करके क्या समझ में आ रहा है
कि तुम्हारे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होंगे। इनको हीट करोगे तो तुम्हारे पास कलरलेस गैस रिलीज होगा, और वो कलरलेस गैस यहां पर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कलरलेस गैस जो होगा वो कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब याद करो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स में मैंने क्या बताया था, जबकि तुम्हारे जो पोटेशियम और जो सोडियम है, एल्कली मेटल्स के अंदर केवल लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं उसको जब हम हीट करते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बोनेट बनता है, तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ एल्कली मेटल्स। जबकि जो बाकी के एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको हम हीट करें उससे पहले उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? काफी हाई होता है। तो वो हीट होने से पहले ही, वो अपने टूटने से पहले ही क्या हो जाते हैं तुम्हारे, मतलब अपने टूटते हैं उससे पहले ही वो मेल्ट हो जाते हैं। क्या वो, इनका थर्मल स्टेबिलिटी काफी हाई होता है, ये टूटने से पहले ही क्या कर जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं। तो मतलब ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। बराबर है कि नहीं? कैसे सॉल्व करना है ये समझो ऐसे क्वेश्चंस को। तो Na2CO3 और K2CO3 को एलिमिनेट कर दिया। अब देखो CaCO3 और CaHCO3 होल ट्वाइस। अब याद करो मैंने बताया था कहां पर? मिल्क लाइम, क्विक लाइम के प्रिपरेशन के टाइम पर, CaOH होल ट्वाइस के टाइम पर एक कंपाउंड है उसको हमने हीट किया, सब्सटेंस बना, साथ में कलरलेस गैस, फिर हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन और जब एक्सेस में डाला तो उसका कंपाउंड बना, उसको फिर से एक्सेस CO2, याद करो क्या बताया था? कैल्शियम कार्बोनेट्स के टाइम पर कैल्शियम कार्बोनेट है, बराबर है कि नहीं? उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में CO2 गैस बनता है, बराबर है कि नहीं? और जो तुम्हारे पास CaO होता है क्या, फिर अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो CaOH होल ट्वाइस, साथ में CO2 गैस भी पास करें तो क्या बनता है तुम्हारे पास? उसके अंदर मिल्कीनेस अपीयर होता है। याद करो, नोट्स पढ़ करके देखना, नोट्स पढ़ना। तुम्हारे पास मैंने बताया था कि जब हम शुरुआत में CO2 को, जब हम लिमिटेड CO2 पास करेंगे तो क्या होता है? मिल्कीनेस तुम्हारा जो है वो अपीयर होता है, और फिर जब हम एक्सेस CO2 पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, बराबर है कि नहीं? वो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो क्या होता है ये रिएक्शन? सबसे पहले जो X है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने उसको हीट किया, ध्यान से सुनना, तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना, साथ में CO2 गैस रिलीज हुआ, फिर उसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में H2O, तो ये क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, तुम्हारा क्विक लाइम, साथ में H2O प्लस CO2। अब हमने जब CO2 को एक्सेस में पास किया तो क्या बनेगा? तुम्हारा जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी? सबसे पहले मिल्कीनेस अपीयर होगा, और वो मिल्कीनेस एक्सेस CO2 में क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो किसकी वजह से? CaHCO3 होल ट्वाइस के फॉर्मेशन की वजह से। और इसको जब हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ऑन स्टैंडिंग, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा, किसमें? CaCO3 के अंदर, अपने कार्बोनेट के अंदर। तो X कौन है? CaCO3। जो कलरलेस गैस है वो कौन है? CO2। यहां पर Y कौन है? CaOH होल ट्वाइस। जो Z है वो कौन है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन CaCO3 इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी डेसिकेटर? लेबोरेटरी डेसिकेटर के अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं? सबसे पहले बेटा लेबोरेटरी डेसिकेटर्स क्या होते हैं? ये तुम्हारे पास बेटा जो केमिकल्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं, उनको तुम्हारे पास ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस लिए यूज करते हैं हम लोग? केमिकल्स को ड्राई करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? टू ड्राई केमिकल्स, मतलब हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, ओके। तो जब भी हम लोग कभी केमिकल रिएक्शन जैसे मान लीजिए करवा रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसको ड्राई करने के लिए, उसमें से H2O को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तुम्हारा लेबोरेटरी डेसिकेटर का यूज करते हैं। उसके अंदर जो रिएजेंट्स हम लोग जनरली यूज करते हैं वो कौन सा होते हैं?
कैल्शियम क्लोराइड होता है, और या फिर हम लोग दूसरा जो यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है वो क्या है, सिलिका जेल। इसको याद रखना, ये मैंने नहीं लिखवाया है। लेबोरेटरी डेसिकेटर के अंदर हम लोग कौन से केमिकल्स जनरली यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर यहां पर अगर इसकी जगह ऑप्शन ये लिखा हो सिलिका जेल तो वो भी तुम्हारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेबोरेटरी डेसिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। क्या होता है लेबोरेटरी डेसिकेटर का काम, तो केमिकल रिएक्शंस में जो हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं उनको पहले ड्राई करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो होता है लेबोरेटरी डेसिकेटर। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो ये तो तुम्हारे पास मतलब पता होना, ये तो पता होने वाली चीज थी, कोई इसमें बड़ा बहुत तोप मारने वाली चीज नहीं था। चलिए अब अगला बात करते हैं। What are the products, question number 17, what are the products formed when an aqueous solution of magnesium bicarbonate is boiled? बेटा aqueous solution of magnesium bicarbonate, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को मतलब MgHCO3 होल ट्वाइस, जब इसके सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, मतलब क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो बाई मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, उसको हीट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स में मैंने क्या बताया था, उनके किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर, साथ में CO2। याद करो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स लिखवाया था क्या, जितने भी तुम्हारे बाइकार्बोनेट्स हैं उन सबको जब हम हीट करते हैं तो क्या कन्वर्ट होते हैं तुम्हारे पास अपने कार्बोनेट्स में, साथ में वाटर और साथ में CO2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है तो उसके बाइकार्बोनेट का, उसके कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा MgCO3, साथ में वाटर और साथ में CO2 गैस। बराबर है कि नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स पढ़ना था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मिक्सचर ऑफ MgCl2 एंड MgO। बेटा ये तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोरेल सीमेंट। ये सीमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं, हमको इतना नहीं देखना है ज्यादा। इसको हम बोलते हैं सोरेल सीमेंट। ऐसे ही तुम्हारे पास देखो मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, MgOCl2, MgOCl2, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, इसमें तुम्हारे बेटा बेसिकली 4 चीजें होती हैं, कैल्शियम, सिलिकेट्स, तुम्हारा एल्यूमिना, आयरन। समझे कि नहीं, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, सीमेंट्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि जेई के अंदर ये हमारा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सोरेल सीमेंट को हम बोलते हैं जो MgCl2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgCl2 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं सोरेल सीमेंट। इंफॉर्मेशन वाला है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2 का। ठीक है।